Hello everyone, welcome to ITLS Academy. Our today's lecture is DNA denaturation and supercoiling. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे शो किया गया है, आपको जो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है डीएनए का वो यहाँ पे शो किया गया है। तो ये जो हेलिक्स है ये डबल स्टैंडर्ड है, कैसे ये ब्रेक होता है और कैसे इसके ब्रेकेज के बाद में दो स्ट्रैंड्स बन जाते हैं और ये ब्रेकेज जो होता है इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी जो कहते हैं कि कंडीशंस का रिक्वायरमेंट होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सुपर कॉइलिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि एक फिनोमिना होता है जिसमें कि डीएनए की कॉइलिंग या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर बहुत लूज़ हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इन सब चीज़ों के साथ में। अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ITLS Academy। First of all, we are going to discuss DNA denaturation. The complementary strands of the double helix can also be made to come apart when a solution of DNA is heated above physiological temperature or under conditions of high pH or a process known as denaturation. डीएनए का जो डिनेचुरेशन होता है एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जो डबल स्टैंडर्ड और हमारा जो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, इसको ये ब्रेक करते हैं किसी भी कंडीशन, उनमें से एक है हाई पीएच या हाई टेम्परेचर। इनको ब्रेक करने के बाद में जो अलग अलग सिंगल स्टैंडर्ड ये बन जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए का डिनेचुरेशन। इसके लिए इफ़ डीएनए इज़ हीटेड एबव फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर, मतलब जो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है डीएनए की स्टेबलाइजेशन के लिए, अगर उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर हम दे देंगे तो वो डीएनए को डिनेचुरेशन में हेल्प करेगा और डीएनए जो है डबल से सिंगल स्टैंडर्ड में आ जाएगा। जो डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड फॉर्म होता है इसी को हम बोलते हैं डीएनए डिनेचुरेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए के रेप्लिकेशन में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का। और जो ये डीएनए डिनेचुरेशन की प्रोसेस है, इसमें डीएनए से डीएनए का ही फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो डीएनए डिनेचुरेशन है एंड डीएनए रेप्लिकेशन है, उससे कंफ्यूज होने की वो नहीं है, क्योंकि जो डीएनए से बनता है डीएनए अगर और सिंगल स्टैंड, वो भी कोई ना कोई कंडीशन के साथ, कि या उसको टेम्परेचर वेरी करा दिया जाए या उसका पीएच वेरी करा दिया जाए। इसके अलावा कुछ और केमिकल्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, जिनकी हेल्प से डीएनए को अगर डिनेचर किया जाता है, डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट किया जाएगा, तो वो प्रोसेस होगा डीएनए के डिनेचुरेशन का। जबकि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, डीएनए से जो आरएनए बनेगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, वो होगा रेप्लिकेशन का प्रोसेस। और जो सूटेबल कंडीशंस होती हैं वो प्रोसेस उन्हीं कंडीशंस में परफॉर्म होगा। However, this complete separation of DNA strands by denaturation is reversible. ये जो denaturation का प्रोसेस है ये रिवर्सिबल होता है, मतलब कि डीएनए रीनेचर भी हो सकता है। दोबारा से जो डीएनए के सेपरेट हुए स्ट्रैंड्स हैं, ये दोबारा से अगर ये दो स्ट्रैंड्स अलग अलग और ये आकर अगर जुड़ जाते हैं दोबारा से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीनेचुरेशन। इसीलिए कहा जाता है कि जो डीएनए के ये स्ट्रैंड सेपरेशन की प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है। Important insights into the properties of the double helix were obtained from classic experiments performed in the 1950s, in which the denaturation of DNA was studied under a variety of conditions. 1950s में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए इस डबल हेलिक्स जो डीएनए है हमारा, इस पे। और बहुत सारे ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनका एक कंक्लूजन जो निकला डीएनए के डिनेचुरेशन पे,
और इसको स्टडी किया गया बहुत सारी कंडीशंस में, पीएच को भी इंक्लूड किया गया, पीएच, टेम्परेचर, केमिकल्स, डिटर्जेंट्स, इन सब चीज़ों की हेल्प से बहुत सारी स्टडीज़ हुई उस टाइम पे, और इन सब को जो चीज़ें थी इन सब कंडीशंस से स्टडी किया गया डिनेचुरेशन की प्रोसेस को। इन दीज एक्सपेरिमेंट्स, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, DNA denaturation was monitored by measuring the absorbance of ultraviolet light passes through a solution of DNA। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, ये ऐसे देखा गया कि जो DNA का डिनेचुरेशन है, इसमें जो अल्ट्रावायलेट लाइट है इसको DNA के एक सॉल्यूशन से पास कराया गया। जो UV लाइट थी, अब इसका जो एब्जॉर्प्शन था, जो चेंज हुआ, ये उसी के बेस पे डिसाइड कर लिया गया कि कैसे DNA का जो है वो एब्जॉर्प्शन के बेस पे कैसे बढ़ जाता है, कैसे घट जाता है, और उसी बेस पे DNA के डिनेचुरेशन को एग्जामाइंड किया गया। होता क्या है एक्चुअली, जो DNA है हमारा, ये डबल स्टैंडर्ड रहता है। जब इस पे UV लाइट हम डालेंगे तो ये कुछ ना कुछ अमाउंट की लाइट को एब्जॉर्व करेगा और ये फ्लोरिसेंस देगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्लोरिसेंस, ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA है ये देगा। पहले इसको ऑब्जर्व कर लिया गया कि हाँ, इसने कितनी जो हमारी है फ्लोरिसेंस दी, कितनी लाइट को इसने एब्जॉर्व किया। नेक्स्ट क्या किया गया कि डबल स्टैंडर्ड DNA लिया गया, उसको डीनेचर किया गया, उसको सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और उसके बाद में ये जो सिंगल स्ट्रैंड्स थे इनको UV लाइट पास कराया गया। जब सिंगल स्ट्रैंड्स पे लाइट को पास कराया गया, तब जो देखा गया कि ये जो सिंगल स्टैंडर्ड के साथ में जो फ्लोरिसेंस था वो डबल स्टैंड से ज़्यादा था। कहने का मतलब है कि जब डिनेचुरेशन हुआ एंड आफ्टर द डिनेचुरेशन जो इसका कैपेबिलिटी थी फ्लोरिसेंस की, जो UV लाइट के एब्जॉर्प्शन की जो कैपेबिलिटी थी वो इंक्रीज़ हो गई, इन्हेंस हो गई। तो इसी से स्टडी किया गया DNA की डिनेचुरेशन को, कि ये जो DNA का डिनेचुरेशन है ये बढ़ जाता है, जो उसका एब्जॉर्ब करने का पावर है, जो UV लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है DNA की डिनेचुरेशन के बाद में। DNA maximally absorbs ultraviolet light at a wavelength of 260 नैनोमीटर। जो DNA का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है वो 260 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि इन द केस ऑफ प्रोटीन 280 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। It is the bases that are principally responsible for this absorption। अभी हमने देखा कि जब DNA सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो थी वो इंक्रीज़ हो गई। तो ये एब्जॉर्प्शन कैसे इंक्रीज़ हो गया, चलिए समझते हैं। जो डबल स्टैंडर्ड DNA था, इसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाउंड फॉर्म में हैं। तो हालांकि वो अगर वो बॉन्ड बना चुके हैं अगर किसी से, तो फिर उनके पास जब बॉन्ड बनाने की ही कैपेबिलिटी नहीं है तो वो किसको एब्जॉर्ब करेंगे, किस चीज़ को एब्जॉर्ब करके वो बॉन्डिंग नहीं करेंगे ना, फिर उनके पास बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी नहीं रह जाएगी। लेकिन जब ये सिंगल स्टैंडर्ड के फॉर्म में आते हैं तो इनके जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं ये ऐसे बाहर की तरफ प्रोट्रूड रहते हैं, ये बाहर ओपन ही रहते हैं, और ये किसी भी चीज़ से बॉन्ड बनाने के लिए, किसी को एब्जॉर्ब करने के लिए ये ओपन रहते हैं। तो जब यहाँ पे UV लाइट आती है तो ये उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा UV का एब्जॉर्प्शन करते हैं जब सिंगल स्टैंड के फॉर्म में रहते हैं। और यही रीज़न है कि इनका जो एब्जॉर्प्शन है आफ्टर डिनेचुरेशन, जो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इनका एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाता है। When the temperature of a solution of DNA is raised to near the boiling point of water, जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया बॉइलिंग पॉइंट तक, दैट इज़ अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको इंक्रीज़ कर दिया गया, एंड दी ऑप्टिकल डेंसिटी एट 260 नैनोमीटर
markedly increases a phenomena known as hyperchromicity। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिनोमिना डिस्कस किया गया है हाइपरक्रोमिसिटी का। देखते हैं क्या होता है कि जब डीएनए के हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ ही इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाती है। ये कैसे होता है ऑप्टिकल डेंसिटी? मतलब कि इसका जो एब्जॉर्बेंस है, जो एब्जॉर्प्शन की पावर है वो बढ़ जाती है। ये हमने अभी भी डिस्कस किया कि जब डबल स्टैंडर्ड फॉर्म को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। रीज़न क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो इस लाइन में कहा गया है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है अप्रॉक्सीमेटली बॉइलिंग पॉइंट दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री, तो जो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वो इसलिए इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो डीएनए डिनेचर हो जाता है। डीएनए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस को जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जो नाइट्रोजनस बेसिस जुड़े रहते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने पे। तो ये जो बेसिस हैं ये फ्री हो जाते हैं और ये ऑप्टिकल डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, मतलब ये एब्जॉर्बेंस को बढ़ा देंगे। और जो एब्जॉर्प्शन है वो होता ही है 260 नैनोमीटर पे। यही था हमारा हाइपरक्रोमिसिटी का फिनोमिना। द मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्रांजिशन इज़ द मेल्टिंग पॉइंट। ये जो ट्रांजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं ये हाइपरक्रोमिसिटी है, जो एब्जॉर्बेंस बढ़ जाती है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम कोई भी ग्राफ ड्रा करते हैं, ये हम अगर वेलोसिटी लेते हैं और लेट मी ड्रॉ, ये हमारा टेम्परेचर है और ये वेलोसिटी है। तो ये जो टेम्परेचर आता है जहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है इस ग्राफ का, जो वेलोसिटी यहाँ पे है और ये जो इसका टेम्परेचर है, ये वाला जो पॉइंट होता है हम इसी को टीएम बोलते हैं। मतलब डीएनए का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इसी को बोला जाता है। इस पॉइंट पे पहुँच के डीएनए मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। After DNA melts, it undergoes a transition from a highly ordered double helical structure to a much less ordered structure of individual strands। जब डीएनए मेल्ट हो जाता है, मेल्टिंग मतलब कि डीएनए का जो डिनेचुरेशन हो जाता है, ये हमारा टीएम होगा और ये जो पॉइंट होगा यहीं पे हमारा डीएनए है, यहीं से डिनेचुरेशन स्टार्ट हो जाता है, मेल्टिंग हो जाती है और मेल्टिंग के बाद में वो इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स में सेपरेट हो जाता है। The melting temperature of DNA is a characteristic of each DNA that is largely determined by GC content of the DNA and the ionic strength of the solution। जो DNA की स्ट्रेंथ होती है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, ये डिफाइन होता है GC कंटेंट से। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे ये जो GC कंटेंट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए के मेल्टिंग टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, और कैसे ये इंक्रीज़ करता है जो डीएनए है उसकी स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ कर देता है। इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे पॉइंट के लिए बता देती हूँ कि ये जो गुआनिन है ये साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइंट होता है, कनेक्टेड होता है। तो जो इसकी ज्वाइनिंग होता है ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और इन्हें ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो अगर जीसी कंटेंट हाई होगा तो डीएनए को डिनेचर होने में टाइम लगेगा और एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए जो जीसी कंटेंट होता है ये डिफाइन करता है डीएनए की स्टेबिलिटी को। The higher the percentage of GC base pairs in the DNA and hence the lower the contents of AT base pair, the higher is the melting point। अगर GC कंटेंट जो है वो ज़्यादा है एंड जो AT दैट इज़ एडेनिन एंड थाइमिन का जो कंटेंट है वो कम है, तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा डीएनए का वो बहुत हाई हो जाएगा। Likewise, the higher the salt concentrations of the solution, the greater is the temperature at which the DNA denatures।
अगर टेम्परेचर, अगर साल्ट कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की, अगर ये ज़्यादा होगी तो ये डीएनए के मेल्टिंग टेम्परेचर को बढ़ा देगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो साल्ट कंसंट्रेशन होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है टीएम को इंक्रीज़ करने में, और दैट्स वाई ये डीएनए की स्टेबिलिटी जो होती है ये उसको भी बढ़ा देता है। और साल्ट कंसंट्रेशन हम कह सकते हैं कि ओवरऑल डीएनए की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। GC base pairs contribute more to the stability of the DNA than do adenine and thymine। जो GC base pairs हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि जो GC है उसमें ट्रिपल बॉन्ड, जबकि A और T में डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये जो है ये स्टेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। और A एंड T कंटेंट इतनी हेल्प नहीं करता, ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ नहीं करता, और ना ही ये मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाता है। डिस्कस करते हैं हमारा अगला जो फिनोमिना है। अभी हमने डीनेचुरेशन पढ़ा डीएनए का, अब पढ़ते हैं कि क्या होता है डीएनए का रीनेचुरेशन। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स बाय डीनेचुरेशन इज रिवर्सिबल। हमने पहले भी पढ़ा हमारी प्रीवियस स्लाइड्स में कि जो डीनेचुरेशन का प्रोसेस होता है ये रिवर्सिबल होता है, मतलब कि ये एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाए। डिनेचर्ड डीएनए है वो रीनेचर हो सकता है, और जो डीएनए रीनेचर्ड डीएनए है मतलब कि जो ठीक ठाक डीएनए है डबल स्ट्रैंड का, वो डिनेचर होके सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो सकता है। When heated solution of denatured DNA are slowly cooled, single strands often meet their complementary strands and reform regular double helix। क्या होता है कि जो हमारा डीएनए है, जो डिनेचर्ड डीएनए है, अलग अलग जो इनके स्ट्रैंड्स हैं, अगर इनको लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ये दोबारा से एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बनाने के बाद में ये रेगुलर एक डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन कर देंगे। यही इस पर्टिकुलर लाइन में हमको बताया गया है। The capacity to renature denatured DNA molecules permits artificial hybrid DNA molecules to be formed by slowly cooling mixture of denatured DNA from two different sources। ये जो इसका एक्सपेरिमेंट होता है, ये आर्टिफिशियली जो हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको कूलिंग करने के बाद में इनके रिनेचुरेशन से ये प्रोसेस को जो स्टडी किया जाता है, ये इसी बेस पे स्टडी किया जाता है। जो इनकी कैपेसिटी होती है रिनेचुरेशन की, ये हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स को दोबारा से एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट करवा के लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के थ्रू इस चीज़ को स्टडी किया जाता है। दो अलग अलग सोर्सेज से डीएनए लिया गया, जो सिंगल स्टैंडर्ड था डिनेचर डीएनए, और इसको लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दिया गया, तो जो डीएनए था उसने डबल स्टैंडर्ड फॉर्म को बना लिया। Hybrids can be formed between complementary strands of DNA and RNA। हाइब्रिड का मतलब कि दो अलग अलग सोर्सेज से या डीएनए ले लिया या आरएनए ले लिया, और अगर किसी भी एक सोर्स का है ये डीएनए और ये दूसरे सोर्स का डीएनए है, और जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है दोनों सोर्स के डीएनए को, तब ये रिनेचर होके एक सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यही जो प्रोसेस होता है हमारा, इसी को हम रिनेचुरेशन की प्रोसेस बोलते हैं। The denatured DNA molecules are allowed to renature by incubation just below the melting temperature। जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है डीएनए को, वो दो स्टैंड्स में सेपरेट कर देता है। तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उसे जस्ट थोड़ा सा कम टेम्परेचर का ट्रीटमेंट देके जो डिनेचर्ड डीएनए के दो स्टैंड्स हैं उनको एक स्टैंड के फॉर्म में बनाया जा सकता है। सिंगल डबल स्टैंड हमारा इससे प्रिपेयर हो जाएगा, दोबारा से वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये जो प्रोसेस होगा रिनेचुरेशन का, ये लो टेम्परेचर के ट्रीटमेंट से ही पॉसिबल होगा।
दिस ट्रीटमेंट रिजल्ट्स इन 2 टाइप्स ऑफ रिनेचर्ड मॉलिक्यूल। 2 टाइप के रिनेचुरेशन वाले मॉलिक्यूल्स बनते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। One type is composed of complete renatured molecules in which 2 complementary wild type strands reform a helix and 2 complementary mutant strands reform a helix। जो पहली प्रोसेस है इसमें क्या होगा, जो कम्प्लीटली डिनेचर्ड जो मॉलिक्यूल होंगे हमारे डीएनए के, ये दोबारा से वाइल्ड टाइप स्ट्रक्चर, वाइल्ड टाइप का मतलब जो पेरेंटल जो जैसा पहले था एकदम सेम वैसा ही स्ट्रैंड ये बना लेगा। ये जो प्रोसेस होगा ये वाइल्ड टाइप का रिनेचुरेशन होगा। और म्यूटेंट स्ट्रैंड भी हो सकते हैं कि वो फॉर्म करके बना ले। अगर कोई भी एक स्टैंड है और इसका जो दूसरा स्टैंड है इसमें अगर कोई ऐसा भी हो सकता है कि म्यूटेशन के थ्रू अगर कुछ भी हो गया है उसके बावजूद ये स्टैंड बना ले। द अदर टाइप इज हाइब्रिड मॉलिक्यूल composed of a wild type and a mutant strand showing a short unpaired loop of DNA। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक डीएनए है ये वाइल्ड टाइप है जो पेरेंटल था और एक म्यूटेंट स्टैंड ले लिया। म्यूटेंट इन द सेंस कि अगर जैसे ये कोई है और इसने आपस में ही फॉर्म कर लिया है, कोई स्टैंड बना लिया, अपने आप में ही इसने पेयरिंग कर ली और फिर जो इसके बेसेस हैं फ्री ये उनसे जाके इससे भी बेस कर ले, तो ये हाइब्रिड टाइप का एक बन जाएगा। जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है जो एग्जैक्ट हमारा पेरेंटल था ये उसके जैसा नहीं मिलेगा, इसमें कुछ थोड़ा सा लूप टाइप के स्ट्रक्चर्स हमको मिल जाएंगे। तो ये 2 टाइप की रिनेचुरेशन की प्रोसेसेस हमने देख ली। देखते हैं क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। The ability to form hybrids between 2 single-stranded nucleic acids called hybridization। 2 सिंगल स्टैंडर्ड जो न्यूक्लिक एसिड मतलब जो हमारा डीएनए या आरएनए हैं उनके जो फॉर्म कर जो अगर कोई भी डीएनए है या आरएनए है दोनों अगर 2 स्टैंड मिलके ये एक सिंगल स्टैंड बना लेते हैं, इसी प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। Hybridization is the basis for several indispensable techniques in molecular biology such as southern blot hybridization and DNA microarray analysis। बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं हमारी मोलिकुलर बायोलॉजी में। हमारे CSIR नेट के सिलेबस में भी जो यूनिट 13 है उसको टेक्निक्स का ही यूनिट रखा गया है और उनमें हम ये सारी टेक्निक्स को पढ़ते भी हैं। ये जो टेक्निक्स हैं ये बेस्ड होती हैं इसी हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस पे, मतलब कि जो डीएनए का है एक और 2 स्ट्रैंड को यहाँ पे ज्वाइंट करा के और उसके बाद में ये टेक्निक्स परफॉर्म की जाती हैं। सदर्न ब्लॉट एंड डीएनए माइक्रो एरे एनालिसिस ये बेस्ड होती हैं हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस पे। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप जिनको मेमोराइज़ करके रख सकते हैं आप कि हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस है उस पर कौन कौन सी टेक्निक्स बेस्ड होती हैं। Renaturation, for example, probably occurs by means of a slow nucleation process in which a relatively small stretch of bases on one strand finds and pairs with their complete on the complementary strand। जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो रिनेचुरेशन का प्रोसेस है ये प्रोसेस ही ऐसा होता है कि इसमें जो 2 सेपरेट स्ट्रैंड्स हैं डिनेचुरेशन के थ्रू अलग हुए हैं या किसी भी प्रोसेस से अगर वो अलग हुए हैं, कोई केमिकल ट्रीटमेंट है या हीट के थ्रू है या पीएच के थ्रू, किसी भी प्रोसेस से जो 2 सेपरेट स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट करके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बना लेते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं एंड एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर। अभी तक हम बात करते आ रहे हैं कि हमारा डीएनए जो है वो मेल्ट हो जाता है मेल्टिंग टेम्परेचर पे।
अब देखते हैं कि क्या होता है ये मेल्टिंग टेम्परेचर। द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ एन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब कि इसमें मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड, इस पे अप टू 9-10 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो जुड़ के बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। इज द टेम्परेचर एट विच 50% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज डुप्लेक्स्ड with its perfect complement and 50% is free in solution। मेल्टिंग टेम्परेचर वो होता है जिसपे कि जो डीएनए है वो आधा डीनेचर्ड हो जाता है, आधा वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रहेगा, जबकि आधा जो डीएनए है वो डीनेचर्ड हो चुका होगा। उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये अपने स्टैंड से जो दूसरा स्टैंड है उससे इसने कॉम्प्लीमेंट करके ज्वाइंट होके इसने अपने स्टैंड को एज इट इज़ रखा है, ये डिनेचर नहीं हुआ है। जबकि जो दूसरा है सॉल्यूशन में ये इसके स्टैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। तो जिस टेम्परेचर पे ये स्टैंड्स हमारे सेपरेट हो गए हैं इसी टेम्परेचर को हम मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर का यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है और इस फॉर्मूले पे CSIR ने भी कई बार क्वेश्चन भी पूछे हैं। फार्मूला है 4×G+C+2×A+T, मतलब कि आपका अगर कोई भी स्टैंड है उसमें कितना कंटेंट है G का एंड कितना कंटेंट है C का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, प्लस इसमें कितना कंटेंट है A का और कितना है T का, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर बताएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ग्राफ में शो किया गया है कि क्या होता है मेल्टिंग टेम्परेचर। जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है यहाँ से चल रहा है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिखाया गया है और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन दिखाया गया है लाइट का। जो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड हमारा, ये इस टेम्परेचर पे पहुँचता है तो ये सिंगल स्ट्रैंड्स में सेपरेट होने लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स आपको दिखाए गए हैं, तो हम ये जो यहाँ से यहाँ तक है डबल स्ट्रैंड्स में बनने के तक, जहाँ से ये स्टार्ट करता है मेल्टिंग को, जहाँ से ये डबल स्ट्रैंड डीएनए का फॉर्मेशन करने लगता है, वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उसको हम TM बोलते हैं या मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही फिनोमेना दिखाया गया है कि ये यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इसका डिनेचुरेशन हुआ है तो ये सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो इसके बेसेस हैं ये एक दूसरे से कपल कर रखे हैं, एक दूसरे के साथ कपल करके इन्होंने बनाया हुआ है स्टैंड को, डबल हेलिकल स्टैंड को। लेकिन जैसे ही ये डिनेचर हुआ है, इसको जो इसके बेसेस हैं वो अलग अलग आपको दिख सकते हैं। ये देखिए बाहर की तरफ निकले हुए दिख रहे हैं, तो जो डिनेचर्ड कंडीशंस में इनके बेसेस ये फ्री हो जाते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस, और यही बेसिस रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूवी लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए। और ये यूवी लाइट के एब्जॉर्प्शन को करके, और इसमें एब्जॉर्प्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो भी हम जानते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ये ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलेनिन, ये जो होते हैं ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। और ये जो डिनेचर्ड फॉर्म होता है इसको हम रैंडम कॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें रैंडमली यहाँ पे बेसिस आपको प्रोट्रूड दिख सकते हैं